69 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पैटर्न में बहुत सारे बदलाव देखने को मिला है, जिस कारण से बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट 2 मार्क्स 3 मार्क्स या 4 मार्क्स से नहीं आया है। इस बदलाव में देखा जाए तो सबसे मेजर चेंजेस जिस सब्जेक्ट में आया है वह है इंडियन इकोनॉमी, जो हमेशा से आप लोगों के प्रॉब्लम का पार्ट रहा है और इसलिए आप लोगों का डिमांड है सर इंडियन इकोनॉमी को 70वीं बीपीएससी में हम लोग किस तरह से डील करें। तो आज का यह हमारा सेशन वैसे सभी बच्चों के लिए है जिन बच्चों का रिजल्ट 69th में 2 या 3 मार्क्स से मिस हुआ था, और साथ ही साथ वैसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। क्यों हेल्पफुल होगा? क्योंकि इस सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर 69th के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। केवल क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए हम लोग यह देखेंगे जो यह जो बदलाव हुए हैं, जो चेंजेस हैं एग्जाम के पैटर्न में, क्या यह कुछ नया है या फिर वैसा ही है जैसा कि हमेशा से होता रहा। एग्जाम हमेशा सरप्राइज देता है, ध्यान रखना है, एग्जाम हमेशा कुछ नया देता है आपको। तो क्या यह वैसा ही है जैसा कि हमेशा से होता रहा है? इसमें क्या वैसे टॉपिक से ही क्वेश्चन आए हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, या फिर कोई नया टॉपिक ऐड ऑन हुआ है? तो आप अगर चीजों को एनालाइज करेंगे, साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे, देखेंगे बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है, ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। बस केवल बदलाव किस सेंस में हुआ है? बदलाव हुआ है आपके क्वेश्चन के लेंथ को लेकर के, क्वेश्चन का लेंथ अब बड़ा है। दूसरा बदलाव है करंट अफेयर्स के चीजों को आप किस तरह से कनेक्ट करेंगे, इसको लेकर के बदलाव। पहले वन लाइनर करंट अफेयर से हमारा काम चल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, इन डिटेल्स इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। कैसे? इकोनॉमिक सर्वे को इन डिटेल्स में कैसे पढ़ेंगे आप? फिर स्टैटिकल एरिया, जैसे इंडियन फिनेंशियल सिस्टम है, फिस्कल पॉलिसी है, इंटरनेशनल ट्रेड है, यह स्टैटिकल एरिया था जहां से पहले भी सिलेबस का पार्ट होता था, पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ना क्योंकि क्वेश्चन यहां से आ रखे। तो ऐसे चेंजेस को अगर हमें समझना है तो हमें 69th प्रीलिम्स के क्वेश्चन को समझना होगा, और देखते हैं इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या यह क्वेश्चन हमारे सिलेबस के पार्ट है, जो हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है उसी से क्वेश्चन है, या कहीं और से है, कुछ नया क्वेश्चन है, या फिर उसी टॉपिक से है लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज, क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का एनालिसिस, ये डिजाइन नया है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अगर मूव करें तो पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा 69th में पूछा गया है। बहुत ही आसान फॉर्मेट है क्वेश्चन का, आप लोगों को चीजों को अगर समझ रहे होंगे तो जो पता होगा, यह इंटरनेशनल करेंसी से है, विदेशी मुद्रा से है, और विदेशी मुद्रा में क्वेश्चन पूछा है, जीके टाइप का क्वेश्चन। यह क्वेश्चन कहीं से भी बहुत मुश्किल और बहुत ही टफ नहीं है, केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपके आईक्यू के बेस पे क्वेश्चन है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? मींस क्या? विच एमंग द फॉलोइंग करेंसी इज द कॉस्टिएस्ट करेंसी? ऑप्शन है हमारा यूरो है, पाउंड है, स्टर्लिंग है, अमेरिकी डॉलर है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो है वह क्या है? पाउंड और स्टर्लिंग है। पाउंड और स्टर्लिंग कहां की करेंसी है? ब्रिटेन की करेंसी है, ब्रिटिश की मुद्रा है। और हम लोग जानते हैं 19वीं सेंचुरी का विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी थी? ब्रिटेन की थी। केवल ब्रिटेन की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं थी, जो स्टेटस आज यूएस डॉलर का है, यूएस करेंसी का है, वह स्टेटस ब्रिटिश करेंसी पाउंड और स्टर्लिंग का था। अर्थात विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा, सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी किसकी थी? पाउंड और स्टर्लिंग की थी। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यह पहले डेवलप हो चुका है, और हम लोग जानते हैं जो कंट्री डेवलप कंट्री के कंपेयर में डेवलपिंग कंट्री के करेंसी का जो वैल्यू होता है वह क्या होता है? वह कम होता है। यहां पे डेवलपमेंट के लेवल में भी क्या है? गैप है, क्योंकि ब्रिटेन जो है, यूनाइटेड किंगडम है, वह पहले 19वीं शताब्दी का डेवलप्ड कंट्री था। ऑब्वियस सी बात है, उसके करेंसी की कीमत वर्तमान समय, उसकी मुद्रा की कीमत क्या होगी? सबसे अधिक होगी। तो इस तरह से इसको आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड से आपको क्या करना था? सॉल्व करना था। अब जैसे अमेरिकी यूएस डॉलर और इंडिया के करेंसी में आप कंपेयर करेंगे तो यूएस डॉलर की करेंसी की कीमत क्या है? अधिक है, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था कैसी है? मजबूत अर्थव्यवस्था है। अभी वर्तमान समय आप देखेंगे तेजी से भारतीय करेंसी जो है अपने पड़ोसी देश और जो अल्प विकसित देश है, अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो भारत की तुलना में कम विकसित देश है, उसकी तुलना में भारत की मुद्रा मजबूत है। तो इसका संबंध किससे है? लेवल ऑफ डेवलपमेंट से है। और आपको यहां पे समझना था, जो चूंकि ब्रिटेन जो है, यह क्या है? यह शुरुआत में ही, जब से हमारा डेवलपमेंट, मॉडर्न लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, मॉडर्न इकोनॉमिकल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, उस समय ब्रिटेन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसलिए ब्रिटेन की करेंसी वर्तमान समय उसकी जो
प्राइस होगी वह क्या होगी, सबसे अधिक होगी। तो पहला यह क्वेश्चन जीके जीएस का था। इस क्वेश्चन में आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से इसको सॉल्व करने की जरूरत थी, लेकिन इससे यह निकल के आता है, इस क्वेश्चन से निकल के आता है 70 बीपीएससी में आपकी जो तैयारी का तरीका होगा वह डिफरेंट करेंसी का जो एक्सचेंज वैल्यू है यह भी आपके माइंड में होना चाहिए। देखिए पहले पूछा जाता था क्वेश्चन, बीपीएससी पहले भी पूछता था, यहां से पूछता था। पहले आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपको दिखेगा जो किस देश की मुद्रा का क्या नाम है, यूरो कहां की करेंसी है, पाउंड कहां की करेंसी है, येन कहां की करेंसी है, युआन कहां। तो अब टॉपिक वही है, लेकिन क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वह क्या हो गया है, नेक्स्ट जनरेशन का आया, मींस एक्सचेंज वैल्यू से क्वेश्चन पूछा गया। तो चीजों को समझना, टॉपिक कोई भी नया नहीं है, टॉपिक सेम है, टॉपिक एज यूजुअल जो पहले पूछे जाते थे वही टॉपिक है, बस पूछने के तरीका में थोड़ा बदलाव आया है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन का क्या हुआ है, वह बढ़ा है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा आपत्ति भी था, मतलब बीपीएससी को एक ये भी किया गया था जो आंसर को लेकर के, लेकिन फिर से इसको करेक्ट किया गया। एक और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। ऑब्वियसली बात है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आरबीआई का होता है उसमें किसको किसको शामिल किया गया। तो इसमें ऑप्शंस है, विदेशी मुद्रा संपत्ति एफसीए, गोल्ड, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर और आरक्षित किस्त स्थिति, इसको इंग्लिश में भी देखेंगे, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एंड रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। ध्यान रखिएगा यह 4 ऑप्शन है। इसमें आपको विशेष मुद्रा संपत्ति न्यूज में आया था और इसको न्यूज में काफी चर्चा में रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक्सप्लेनेशन जरूरत है, हम लोग डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। गोल्ड तो रहता ही रहता है, फिर कंफ्यूजन कहां होगा आपको, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्रॉइंग राइट एसडीआर। एसडीआर किसकी करेंसी है, आईएमएफ की करेंसी है, और आईएमएफ में जो कस्टोडियन होता है वह कौन होता है, इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ आरबीआई होता है, यह होगा, एसडीआर भी इसमें आएगा। तीसरा है आरक्षित किस्त स्थिति, आरक्षित किस्त स्थिति को समझना है, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। ध्यान रखिएगा आईएमएफ के जितने भी सदस्य देश हैं वह आईएमएफ से कभी भी अगर भुगतान संतुलन की समस्या हो, व्यापार करना है और उसके पास विदेशी मुद्रा नहीं है और कुछ आयात करना है, तो उस परिस्थिति में वह क्या कर सकता है, आईएमएफ से उधार ले सकता है, आईएमएफ से सहायता ले सकता है। यह सहायता बहुत प्रकार के होते हैं, इसमें से 2 सहायता जो होता है वह फॉरेन एसेट्स के रूप में आता है। एक गोल्ड ट्रेंच होता है, गोल्ड ट्रेंच। गोल्ड ट्रेंच क्या होता है, जिस देश का जितना कोटा है, मान लीजिए भारत की क्षमता है $100 आईएमएफ से उधार लेने की, अगर भारत उसका 25% ही मांगता है, बोलता है $25 ही हमको दीजिए, वह किस कैटेगरी में आएगा, गोल्ड ट्रेंच की कैटेगरी में आएगा। भारत कभी भी उसको यूज कर सकता है, भारत का इस तरह से समझिए, भारत का वह पैसा आईएमएफ के पास रखा हुआ है, तो भारत का पैसा रखा है, दैट मींस भारत में भारत के बिहाफ कौन काम करती है, आईएमएफ के साथ कौन डील करती है, आरबीआई, केंद्रीय बैंक हमारी आरबीआई, तो आरबीआई का वह एसेट है गोल्ड ट्रेंच। दूसरा होता है रिजर्व ट्रेंच, या रिजर्व ट्रेंच से क्वेश्चन है, रिजर्व ट्रेंच क्या होता है, अगर भारत का कोटा $100 लेने का आईएमएफ से है, अगर वह $100 ही लेता है, दैट मींस वह $100 तक कभी भी ले सकता, हमारा पैसा है आईएमएफ के पास रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली बात है, यह क्या होगा, यह आरबीआई का फॉरेन एसेट्स के रूप में आएगा, फॉरेन एसेट्स होगा, क्योंकि यह हमारा पैसा है जो आईएमएफ के पास है। तो इस कंडीशन में आरक्षित किस स्थिति भी क्या होगा, वह फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट होगा। तो इसमें चारों ही ऑप्शन क्या है, सही है, उपरोक्त सभी, गोल्ड ट्रेंच है, रिजर्व ट्रेंच है, एसडीआर है, आईएमएफ है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का आधार क्या, इस क्वेश्चन आपको पूछा है इंटरनेशनल ट्रेड से। इंटरनेशनल ट्रेड में एक टॉपिक होता है फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय, और विदेशी विनिमय में इन सब चीजों को इन डिटेल्स पढ़ा जाता है। तो वहां से यह क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को कहीं से भी कोई सरप्राइजिंग क्वेश्चन में सरप्राइजिंग क्या है, थोड़ा लैंग्वेज है, थोड़ा ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन हैं, और चारों ऑप्शन को आपको जानना चाहिए। तो इंटरनेशनल ट्रेड में जो इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड प्लस इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्था, इसमें वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाओं को पढ़ते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उसको पढ़े हैं आप, तो यहां से क्वेश्चन बनाना बहुत टफ नहीं है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आसान है। इकोनॉमिक्स में भी टॉपिक सेम है, बस तरीका बदला गया है, क्वेश्चन का लैंग्वेज बदला गया, और लैंग्वेज में कुछ बदलाव जो बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा वह करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन में बदलाव है। करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन में क्या बदलाव है, अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, आगे क्वेश्चन में आएंगे तो हम लोग डिस्कस करते हैं उसको, क्या है बदलाव।
ये है, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रूल्स ऑफ ओरिजिन। यह पूरा का पूरा हार्डकोर करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, जहां से आपको समसामयिक घटनाओं पर नजर बना के रखनी है। इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है, यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार से है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में किससे, करंट अफेयर से। क्या है करंट अफेयर्स का मामला, अगर आप देखेंगे जो एग्जाम हो रहा था उस समय करंट अफेयर्स के न्यूज में चर्चा में रहा था, रसिया यूक्रेन वार 2022 से ही चल रहा है। रसिया यूक्रेन वार के कारण जो है भारत ने बहुत सारे देशों ने रसिया से तेल इंपोर्ट को बैन कर दिया, तेल आयात को प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। इवन रसिया ने भारत को इंडियन करेंसी में तेल देना प्रारंभ किया और चीपर प्राइस पे, सस्ती कीमत पे। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया रसिया से तेल मंगाता है, रूस से तेल मंगाता है एज ए क्रूड ऑयल, और इसको क्या करता है अपने पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, रिफाइनरी इंडस्ट्री में इसको रिफाइन करके क्या कर रहा था, यह यूरोपीय यूनियन के अलग अलग देशों को निर्यात कर रहा था। यूरोपियन यूनियन ने बैन कर रखा था, लेकिन यूरोपियन यूनियन इनडायरेक्टली किसका प्रोडक्ट यूज कर रहा था, रशियन प्रोडक्ट को इंडियन ओरिजिन के माध्यम से। इस कारण से यूरोपियन यूनियन ने कहा था भारत पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, क्योंकि भारत क्या कर रहा है, रशियन तेल को ही हमको इनडायरेक्टली बेच रहा है। तो भारत सरकार ने कहा था, यूरोपियन यूनियन का यह क्लाउज है, यूरोपियन यूनियन में यह कानून है, किसी प्रोडक्ट का ओरिजिन उस स्थान को माना जाएगा जहां से उसमें कोई परिवर्तन हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है, यही है ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट। वहां से करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन थे ये। और फिर जो है, और यूरोपियन यूनियन के इस दावे को भारत ने खारिज किया और भारत ने प्रूफ किया, जो भारत जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल कच्चा तेल ले रहा है रसिया से और फिर उसको रिफाइन कर रहा है, कहां, इंडिया में, इंडिया में रिफाइन हो रहा है, तो इससे उस वस्तु का ओरिजिन प्लेस, जो उत्पत्ति स्थान है, वह बदल गया है। अर्थात भारत जो है, भारत यहां पे इंटाइटल्ड है ऐसे तेल को निर्यात, यूरोपियन यूनियन को निर्यात करने के लिए। भारत ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, काफी न्यूज में रहा, चर्चा में रहा। तो उसी पॉइंट, उसी न्यूज और चर्चा से यह क्वेश्चन बन के आया। क्यों, क्योंकि इसका मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट है, इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ा हुआ मुद्दा है, रसिया और ब्रिटेन, रसिया और भारत के संबंधों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, फिर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाले ट्रेड रिलेशनशिप का मुद्दा है, फिर इंटरनेशनल ट्रेड में ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्चुअल चीज है। इतने सारे कॉन्सेप्ट के आधार पे करंट अफेयर्स है, तो यह क्वेश्चन का हमारा पार्ट रहा था। अब इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे आप। 69वीं बीपीएससी में तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, अब तो 70वीं बीपीएससी में इस पैटर्न के क्वेश्चन को हमें फॉलो करना है। इसके लिए करना क्या होगा, जो हाल के दिनों में इंटरनेशनल ट्रेड के लेवल पे जो बहुत मेजर इश्यूज हुए हैं, बहुत मेजर स्टेप्स लिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा या इंटरनेशनली किसी संस्था के द्वारा, उसको हमें क्या करना होगा, फॉलो अप करना होगा, पहला। दूसरा, इस क्वेश्चन के साथ दूसरा चैलेंज है क्या, लेंथ बहुत बड़ा है क्वेश्चन का, ये बड़ा बड़ा लेंथ है, जिसको लेकर के बच्चों में प्रॉब्लम, सर पढ़ ही नहीं पाए, पूरा क्वेश्चन ही डील नहीं कर पाए। इसके लिए सिंपल सा लॉजिक है, आपको अपना रीडिंग स्पीड बढ़ाना होगा, साथ ही साथ कुछ क्लू निकालना होगा क्वेश्चंस का। क्लू क्या हो सकता है, जैसे क्वेश्चन का, उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। एग्जैक्टली, उत्पत्ति का नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करता है किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और शुल्क लागू। अब इसको पढ़ने में आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट आसान है, ऑब्वियस सी बात है, ओरिजिन पर कहां से वस्तु आया है, तो कोई भी कस्टम अधिकारी समझ सकता है यह वस्तु वहां का है, यह पर कौन सा नियम और शुल्क लागू, इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी प्रयोजन में क्या होता है, इनका मैं तो इस तथ्य से मिलता है कि कोई मामलों में शुल्क और प्रतिबंध आयात के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। अब देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में जो है आप देखेंगे चारों ऑप्शन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। अगर मान लीजिए पढ़े हैं और नहीं, मान लीजिए नहीं पढ़े हैं टॉपिक को, थोड़ा ही जानकारी है इसके बारे में, तो चूंकि चारों ऑप्शन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग इस ऑप्शन की ओर जाएंगे जो हमारे मोस्ट प्रोबेबल संभावना है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो सकता है, तो डी, उपरोक्त सभी हो सकता है, मारते हुए निकल जाइए। लेकिन यहां पे आपको यह बदलाव है, यह बड़ा बदलाव है बीपीएससी में, यह लेंथ बदलाव है, यह एग्जाम का पैटर्न बदलाव है, और यह जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यह कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जो इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट और इकोनॉमिकल चीजों को जोड़ता है उससे पूछा गया क्वेश्चन है, यह बदलाव है। इस बदलाव के लिए आप 70वीं बीपीएससी में भी तैयार रहें।
चलिए, क्या होगी इसकी तैयारी, इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब इकोनॉमिक्स स्टार्ट की है तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को लेकर के कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। और ज्योग्राफी का भी एक हमारा पैरेलल सीरीज चल रहा है और इकोनॉमिक्स का भी हमारा एक पैरेलल सीरीज चलेगा, जिसमें हम लोग ऐसे करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करेंगे जो आपके 70वीं बीपीएससी में जहां से इकोनॉमिक बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है आगे। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए डी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 5, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह देखिए पॉपुलेशन से क्वेश्चंस रेगुलर बीपीएससी में पूछे जाते हैं, पॉपुलेशन से फिर पूछा गया है, लेकिन इस बार यह नहीं पूछा गया जो किस राज्य का लिंगानुपात अधिक है, किस राज्य का लिंगानुपात कम है, या जेंडर जो गैप है अधिक है, जेंडर गैप कम है, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो कहां पे बर्थ रेट अधिक है, कहां पे डेथ रेट अधिक है, कहां का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अधिक है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही हार्डकोर कॉन्सेप्ट पूछा गया है। मींस क्या, यहां पे भी बदलाव है, अब आपको केवल फैक्ट रटने से काम नहीं चलेगा, अब आपको कॉन्सेप्ट भी तैयार करना होगा। क्या होगा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन से समझने का कोशिश करते, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यह जन्म से ठीक क्या है, यह जन्म से ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है। एग्जैक्टली यह स्टेटमेंट सही है, जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। कितना पर, 10,000। यह पॉइंट यहां पे गलत है। कैसे गलत है, इट इज द प्रोबेबिलिटी डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 1 ईयर ऑफ एज एक्सप्रेस्ड पर 10,000 लाइव बर्थ। नहीं, यहां पे पर 1000 लाइव बर्थ होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत निकल गया। हम लोग इकोनॉमिक्स में या ज्योग्राफी में भी इकोनॉमिक्स ये पॉपुलेशन पढ़ा था, उसमें भी आप देखते हैं, तो यह हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है, वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। अब यह हमें पता नहीं है, मान लीजिए सपोज दैट हमें यह ऑप्शन हमारे पास नहीं है इसका नॉलेज, ठीक है, लेकिन यह पता होगा क्योंकि यह जनरल इंफॉर्मेशन है। मोर्टेलिटी रेट कितना पे मेजरमेंट होता है, 1000 पे होता है। फिर दूसरा, वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी, यह भी मान लीजिए पता नहीं है। हालांकि अगर पॉपुलेशन पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट है, वहां पे चीजें होती हैं। फिर तीसरा, भारत के रजिस्ट्रार जनरल सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRAS बुलेटिन के अनुसार वर्ष 2000 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य उत्तर प्रदेश था। नहीं, अगर करंट अफेयर्स में आपने चीजों को देखा हो, चूंकि एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप तो इतना तो एक्सपेक्ट किया जा सकता, आप पढ़ के गए हैं। यह उत्तर प्रदेश नहीं था, यह कौन था, MP था। तो हमारा यह पहला तो गलत है ही है। अब मान लीजिए पहला जिसमें नहीं है उसको हम काट देते हैं, तो A ऑप्शन हमारा गलत हो गया, D ऑप्शन गलत हो गया। बचा क्या, C और B। C और B में हमको कंफ्यूजन है, तो यह चौथा अगर हम घटा देते हैं तो मान लीजिए B 2 और 3 हमारे पास नहीं पता है, 2 और 3 का नॉलेज हमारे पास नहीं है, 2 और 3 का इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो अंडरस्टूड है। अब ऑप्शन कौन सा बचा है, केवल 2 और 3, तो वहीं जाएंगे हम लोग, 2 और 3 में ही जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्वेश्चन के ऑप्शन से ही निकला है। आपको सबसे पहले इसने डराया, क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन का लेंथ देखा आपने, क्वेश्चन का लेंथ इतना बड़ा था जिस कारण से आप डरे पहले, और डरे, लेकिन आप अगर पेशेंसली काम किए, अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखा, तो आप ऑप्शन से ही क्या किए, आंसर को निकाल लिए। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट है, इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज तो चाहिए, ट्रेंडिंग नॉलेज। जैसे अब टॉपिक इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं और इकोनॉमिक्स में हम जनसंख्या नहीं पढ़े, दैट मीन्स हमने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, क्योंकि यह वीवीआई टॉपिक की कैटेगरी में जनसंख्या पढ़ा। जनसंख्या में केवल हम जो है फैक्चुअल डेटा गैदर करके चले आए, जनसंख्या कॉन्सेप्चुअल चीजों को नहीं पढ़ा, तो फिर भी हमने नहीं पढ़ा। तो अब आपको क्या करना होगा, फैक्ट्स भी यहां पे पूछा गया है, फैक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं, और साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, उसके कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट जो यूपीएससी का पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, चीजें समझ में आ रही होंगी, क्या है टॉपिक हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 भी देखिए जनसंख्या से जुड़ा है। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया के संदर्भ में बेहतर ढंग से समझाया गया जो सक्षम बनाता है। ऑब्वियस ही बात है, ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहा है। हम लोग पूंजी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स का टॉपिक होता है पूंजी। पूंजी में सोशल कैपिटल होता है, ह्यूमन कैपिटल होता है, फिजिकल कैपिटल, बहुत सारे कैपिटल होते हैं, और ह्यूमन कैपिटल को जनरली हम लोग कहां पढ़ते हैं, जनसंख्या में पढ़ते हैं। अब यह क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आप देखेंगे, किसी देश की व्यक्तियों के द्वारा अधिक पूंजी जमा करना, किसी देश की व्यक्तियों के द्वारा अधिक पूंजी जमा करना मानव पूंजी का पार्ट नहीं होता। पूंजी होगा भी तो वह क्या होगा, भौतिक पूंजी, फिजिकल कैपिटल का पार्ट हो सकता है, वह मानव पूंजी का पार्ट नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ज्ञान बढ़ाना, एग्जैक्टली
नॉलेज को बढ़ाना किसका पार्ट है? या ह्यूमन कैपिटल का पार्ट है। जितना हमारे पास नॉलेज होगा उतनी हमारी उत्पादन क्षमता होगी। फिर दूसरा क्या है? कौशल स्तर को बढ़ाना, स्किल डेवलपमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जितना हमारे पास टेक्निकल नॉलेज होगा उतनी हमारी उत्पादन। यह दो ऑप्शन सही है। तीसरा देखते हैं क्या? देश के लोगों को ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं को बढ़ाना। यहां पे ज्ञान भी दिया, कौशल और एक और चीज दे दिया, क्षमता। क्षमता मीन्स क्या? कैपेसिटी। स्किल भी है और कैपेसिटी। ऐसा नहीं स्किल है लेकिन हम काम करना नहीं चाहते हैं, हमारे अंदर स्किल भी है और कैपेसिटी भी है। यह तीनों चीज है। यहां पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट यूज किया गया है। अब आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन अगर हमारा 2, 3 और 4, यह तीनों अगर आता है ऑप्शन में होता है तो यह तीनों सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे केवल एक, जो कि है नहीं। दूसरा है केवल 1 और 2, यह 2 नहीं है। 1 और 2, 1 तो है ही नहीं इसका आंसर, तो बी ऐसे ही कट गया हमारा। फिर सी कहता है 3 और 4, यह 3 और 4। 3 और 4 कह रहा है कौशल स्तर बढ़ाना और देश के लोगों को ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं को बढ़ाना। तो ऑब्वियस ही बात है, यह पॉसिबिलिटीज है, यह आंसर हो सकता है। लेकिन कौशल स्तर बढ़ाना, यहां पे यह रिपीटेशन है। फिर चूंकि एक ऑप्शन डी दिया है और डी में यह तीनों ही चीजें हैं, तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम का सेंस, यह सेंस ऑफ एग्जाम के क्वेश्चन है। यहां पे 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होगा, ऑप्शन सी मारे या डी मारे। तो ऑप्शन सी में भी सेम चीज है, ऑप्शन डी में भी, लेकिन सेंस ऑफ एग्जाम के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी में सी सेम चीज नहीं है। ऑप्शन सी में कौशल विकास दिया, कौशल स्तर को बढ़ाना, स्किल को क्या करना है? इंक्रीज द स्किल्स लेवल। लेकिन ऑप्शन 4 में क्या है? इसके साथ साथ और चीजें दे रखे। जब हम एक ही जगह, एक ही ऑप्शन से सारे चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम क्यों इसको लें? यह सेंस ऑफ एग्जाम, एग्जाम का सेंस क्या है, क्वेश्चन का सेंस क्या है, उससे निकला हुआ यह आंसर है। यहां पे भी बच्चे कंफ्यूज किए और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सी मारा है। उनके पास नॉलेज का यहां पे गैप नहीं है, उनके पास गैप क्या है? एग्जाम के सेंस को समझने का, क्वेश्चन के सेंस को समझना है। तो सेंस के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? इसका डी होना चाहिए, केवल 4 होना चाहिए। तो देख रहे हैं बहुत बदलाव नहीं है। क्वेश्चन का टॉपिक जनसंख्या हम लोग पढ़ते हैं, बस जनसंख्या में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो जाना है, थोड़ा एनालिटिकल हो जाना है। और जनसंख्या पढ़ने के बाद भी हमारे क्वेश्चंस यहां यह गलत हो गए, तो यह गलत ना हो इसके लिए हमको एग्जाम के सेंस को समझने की जरूरत है, जो कि आपके विवेक से पर निर्भर करेगा, आपके इंटेलिजेंसी पर निर्भर करेगा। तो यह डी हमारा क्या है? यह 4 है। यह तो इस तरह से यह हमारे क्वेश्चन का आंसर यहां से यानी जनसंख्या से आपने 2 क्वेश्चन देखा, और जनसंख्या जो है ट्रेंडिंग टॉपिक है, हमेशा से हम लोग पढ़ते, लेकिन जनसंख्या में चीजें बदल। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन, यस बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको बैंक करप्सी और इंसॉल्वेंसी बहुत नाम सुना होगा लेकिन पढ़ा नहीं होगा। यह बैंकिंग से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन बैंकिंग में भी एक जनरेशन आगे गया है यह क्वेश्चन। अब क्या क्वेश्चन पूछा? दिवालियापन और दिवालियापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बैंक करप्सी और इंसॉल्वेंसी है, हिंदी में अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी। तो यह बैंकिंग से क्वेश्चन है, लेकिन बैंकिंग से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट नहीं पूछा है, बल्कि जो न्यूज में रहने वाला टॉपिक है, न्यूज में काफी रहा था यह इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी, तो उससे यह क्वेश्चन पूछा है। तो आपको यह समझना होगा ऐसे कॉन्सेप्चुअल चीजों पे, ऐसे टर्मिनोलॉजी अगर कोई न्यूज में चर्चा में रहता है, और किसने नहीं सुना होगा बैंक करप्सी? जनरली हम लोग सुनते हैं लेकिन इग्नोर करते हैं। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? इंसॉल्वेंसी, दिवालियापन, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? तो दोनों के अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन दोनों में माइक्रो डिफरेंस है और दोनों में कुछ सिमिलरिटी भी है। जो बैंक करप्ट हुआ है वह इंसॉल्व्ड भी होगा, ध्यान रखिएगा। इंसॉल्व बैंक करप्सी क्या है? एक लीगल इंटाइटलमेंट है। मींस आपने बैंक का पैसा लिया और बैंक के पैसा को नहीं लौटाया तो बैंक आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकती। इंसॉल्वेंसी, दिवालिया मींस क्या? हम काम किए और हमें लॉस हो गया, और लॉस होने के कारण मेरा सारा एसेट डूब गया, यह कंडीशन इंसॉल्वेंसी है। इंसॉल्वेंसी में लीगल इंटाइटलमेंट बाद में जुड़ता है, लेकिन बैंक करप्सी में लीगल इंटाइटलमेंट पहले जुड़ता है। दोनों में कानूनी जो ये है उससे जुड़ा हुआ यह मुद्दा है, कानूनी पेच है, कानूनी जो लीगल इंटाइटलमेंट है उससे यह डिफरेंस होता है बैंक करप्सी और इंसॉल्वेंसी। तो ऐसे टर्मिनोलॉजी, अब ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन ऐसे टर्मिनोलॉजी और ऐसे चीजों के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हैं। और बाय द वे अगर नहीं भी है तो ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेरा छूट भी गया तो हमारा रिजल्ट रुक नहीं रहा, यह भी ध्यान रखना है।
ऐसे क्वेश्चन एक बार को मान के चलें, क्वेश्चन का लेंथ बड़ा है, एकदम नया ट्रेंड है, हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि बीपीएससी वाले बच्चे जनरली जो है यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे होते वह यूपीएससी माइंडसेट से आते हैं। जो लोग केवल बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे वह इस माइंडसेट को डेवलप करने में थोड़ा सा हिचकते हैं, और वो लगता है जो ये क्वेश्चन पूछता नहीं इस तरह के, तो इस तरह की चीजों को हम क्यों पढ़ें। तो आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार को छोड़ के भी चल सकते हैं, तो एक क्वेश्चन को हम यहाँ छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चीजों को छोड़ना भी चाहिए। और कभी कभी माइनस मार्किंग है, तो माइनस मार्किंग में अगर गलत बनाए उससे अच्छा हम क्या करें, इसको छोड़ दे। अब एक क्वेश्चन और फैक्चुअल देखिए, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाएगा, 1956। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन जैसे पूछ सकता है नाबार्ड की स्थापना कब, ऐसे फैक्चुअल चीजें जीके टाइप से, लूसेंट टाइप से। अब यहाँ पे लूसेंट की भी जरूरत है, लूसेंट के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को भी आपको यहां ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए ये क्वेश्चन भी आपको इकोनॉमिक सर्वे से आया है, गवर्नमेंट का स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम। अब हमको इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना पड़ेगा इन डिटेल्स, कॉन्सेप्चुअल तरीके से। इस क्वेश्चन के आंसर को मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, हालांकि यह प्रीलिम्स में भी पूछा था और सेम ईयर यह मेंस में भी पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, दोनों में इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यह बहुत बड़ा इकोनॉमिकल स्टेप है भारत सरकार का, और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। और भारत के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने इसको बहुत सारे मंच से ये अनाउंस किया है, जिस कारण से यह काफी न्यूज में रहा और काफी पॉपुलर रहा। यह क्वेश्चन है, तो हमको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 70वीं बीपीएससी के लिए इकोनॉमिक सर्वे को क्या करना होगा, इन डिटेल्स और बहुत ही एनालिटिकल वे में तैयार करना पड़ेगा। और साथ ही ऐसे योजनाएं जो कि काफी न्यूज में रहा है, काफी पॉपुलर है, वैसे न्यूज योजना को माइक्रो लेवल पे तैयार करना होगा। तो अब इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए कुछ आप करेंगे, कुछ हम करेंगे। यहां से आपको जो है ऐसे योजनाओं का एक सीरीज जाएगा, और इकोनॉमिक्स का मैंने जैसे जिस तरह से ज्योग्राफी का जा रहा है वैसे इकोनॉमिक्स का एक सीरीज जाएगा, और बहुत ही शॉर्ट और टारगेटेड होगा, जहां से क्वेश्चंस आते हैं आप उसको तैयार कर लेंगे, तो उससे आपका जो इकोनॉमिक सर्वे का प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाएगा। फिर देखिए स्वामित्व योजना, यह भी क्वेश्चन आपका जो है इकोनॉमिक सर्वे से जुड़ा हुआ है। स्वामित्व योजना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वामित्व स्कीम है यह। तो स्वामित्व स्कीम जो है हाल के दिनों में बिहार में भी देखेंगे सर्वे हो रहा है बड़े पैमाने पे, लगभग 150 साल के बाद, 180 साल इनफैक्ट पहले इस तरह का जो लैंड सर्वे हुआ था, अभी हो रहा है। यह स्वामित्व योजना केंद्र सरकार की योजना है, जो पूरे भारत राष्ट्रीय स्तर पे उसी सर्वे से संबंधित। अब यहां पे अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है करंट अफेयर्स, यहां से आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो इकोनॉमिक सर्वे में डिटेल्स में पढ़ना है ऐसे चीजों को, लेकिन यहां से आंसर कैसे निकाल सकते हैं। जैसे यह खान मंत्रालय के तहत केंद्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है, यह माइनिंग मिनिस्ट्री का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लैंड सर्वे की बात कर रहा है, तो माइनिंग मिनिस्ट्री का कैसे हो जाएगा। दूसरा, यह योजना स्थान के बेंचमार्क करने और 5 सेंटीमीटर स्तर की सटीकता प्रदान करने के लिए CORAS नेटवर्क जैसे जियो पोजिशनिंग बुनियादी ढांचे का एग्जैक्टली यह क्या होगा, रिमोट सेंसिंग, जियो पोजिशनिंग रिमोट सेंसिंग के माध्यम से यह सर्वे होगा, जिसमें छोटे से छोटे क्षेत्र का भी क्या होगा, एग्जैक्ट माप होगा। तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है। कोर्स का मतलब क्रॉस ओरिजिनल रिसोर्स शेयरिंग, यह कोई मीनिंग नहीं है, यह कोई टर्मिनोलॉजी डाल दिया है। फिर तीसरा, यह योजना ड्रोन तकनीकी का उपयोग करके भूमि पार्सल की मैपिंग करके ग्रामीण में बसे हुए आबादी क्षेत्र में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है। एग्जैक्टली यह होगा। तो पहला और चौथा हमारा सही है। तो लेकिन यहां पे बच्चा गलती क्या किया है, बहुत सारे बच्चों ने उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है, गलत चुनने के लिए कह रहा है, सही चुनने के लिए नहीं कर रहा। और यहां पे मेरे पास मिलने आए मेरे से बच्चे लोग, बोला सर ये आ रहा था और ये मैंने गलत करके आया। तो और ऐसे बच्चों का रिजल्ट छूटा है, कितने मार्क्स से, 3 मार्क्स से, कुछ बच्चों का तो 1.5 मार्क्स से, 1.7 मार्क्स से, इस तरह से रिजल्ट मिस हुआ है। तो यहां पे यह भी गलती नहीं करना है ट्रू और फॉल्स में। तो कौन सा कथन गलत है, तो पहला और दूसरा क्या है, हम पहला और तीसरा हमारा क्या है, गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा, 1 और 3 जाएगा। तो आपको समझना है यह स्वामित्व योजना जो है, यह स्वामित्व योजना क्या है, आपका करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन था। तो इकोनॉमिक सर्वे के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया इसमें, जो गवर्नमेंट के स्कीम से जुड़ा हुआ है और वह काफी न्यूज में रहा है। तो 70वीं बीपीएससी में भी आपको इसको फोकस करना होगा, इसकी तैयारी करनी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। इसमें दिया निम्न में से कौन सा कारक संभावित रूप से भारतीय मुद्रास्फीति जन्य मंदी योग। अब इन्फ्लेशन, यह इन्फ्लेशन से टॉपिक है, और इन्फ्लेशन में भी एक कंडीशन होता है, इन्फ्लेशन के अलग अलग सिचुएशंस होते हैं। मेरे चैनल पे भी वीडियो पड़ा हुआ है, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया, सभी क्लास में डिस्कस किया है। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, एक सिचुएशन है जहां मंदी भी होती है और महंगाई भी होती है, रिसेशन भी होता है।
अर्थात रिसेशन कहने का सेंस है वस्तु बिक भी नहीं रहा है, वस्तु की कीमत भी कम हो रही है और महंगाई भी है। तो दोनों ही कंडीशन जब पैरेलल इकोनॉमी में रन करें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, यही ऑप्शन है। सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति, ऑब्वियस सी बात है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब बढ़ता है, जैसे गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, सैलरी देती है लोगों को, सब्सिडी देती है, तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता है। सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। डिमांड करते हैं तो क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इस मार्कर का प्रोडक्शन ही कम हो जाए तो कीमत क्या होगी, वस्तु की बढ़ जाएगी। कीमत बढ़ जाएगी तो महंगाई आ गई। महंगाई देखिए दो कारण से महंगाई बढ़ा है। और अब हम लोग देखेंगे मंदी भी आता है। तो मंदी किस कारण से आता है, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी। अगर किसी कारण से कंज्यूमर जो है या मार्कर खरीदना ही बंद कर दे, रीजन जो भी हो सकता है, तो मार्कर का उत्पादन क्या होगा, कम हो जाएगा। या मार्कर की कीमत, जो सेलर्स है, जो विक्रेता है, वह इस मार्कर की कीमत को क्या करेगा, कम करेगा। कम करेगा तो जैसे ही कीमत का कम होना ही तो मंदी है, तो इन्फ्लेशन भी है और मंदी भी है। तीसरा, घरेलू मुद्रा की सराहना से निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी आई। मींस घरेलू मुद्रा की सराहना, यहां पे चीजें इंग्लिश में शायद अच्छे से समझ, एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन दो वर्ड यूज होता है। डिवैल्यूएशन, सॉरी। एप्रिसिएशन का अर्थ हुआ रुपया की तुलना में, विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपया की कीमत को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। जब रुपया की कीमत को हम बढ़ा दे रहे हैं तो उसका सीधा प्रभाव हमारा निर्यात पे पड़ता है। निर्यात भी हमारा महंगा हो जाता है और आयात सस्ता होता है। लेकिन निर्यात चूंकि महंगा हो जाता है तो इसलिए जो निर्यातक, जो हमारे यहां से जो निर्यात के जो आइटम्स हैं, जो हमारे यहां से निर्यात होती है वस्तुएं, जो हमारे आयातक होते हैं, वह आयातक डिमोटिवेट होते हैं क्योंकि उनके लिए कॉस्टली हो जाता है। और कॉस्टली हो जाएगा तो क्या होगा, विदेशी मुद्रा का इनफ्लो कम हो जाएगा। तो घरेलू मुद्रा की सराहना से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी आई है। यह स्टेटमेंट भी हमारा क्या होगा, सही होगा। इसलिए इसमें हम लोग डी की ओर जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। अब चीजें इंपॉर्टेंट कहेंगे सर आप तो यहां समझा दिए, लेकिन अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन हमें क्या करना होगा, इन्फ्लेशन, टॉपिक इन्फ्लेशन को पढ़ना होगा डिटेल्स में। इन्फ्लेशन को इंटरनेशनल ट्रेड से जोड़ना होगा। इंटरनेशनल ट्रेड के बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे कि डिवैल्यूएशन है, एप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन है। उसके बाद जो है इन्फ्लेशन के बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है। इन्फ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन है, रिफ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन है। ऐसे चीजों को हमको समझ के एक दूसरे से कनेक्ट करना होगा तो ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी कुछ नया नहीं है, आपके टॉपिक से है, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। हाँ, ये सीधे सीधे हमारा किससे आया है, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है। 2023 का इकोनॉमिक सर्वे है। अब 2023 के इकोनॉमिक सर्वे को हमको पढ़ने की जरूरत है। हमको किसको पढ़ना है, 2023 के इकोनॉमिक सर्वे में भी किससे पूछा है, देखिए यह एफडीआई से पूछा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ऑब्वियस सी बात है, एफडीआई जो है हमारे विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा स्रोत है, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। एफडीआई और पीएफआई, तो इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग इसको पढ़ते हैं, लेकिन अब इसको केवल वहां नहीं पढ़ना है बल्कि इकोनॉमिक सर्वे से जोड़ के पढ़ना है। तो इसलिए मैं इस पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। 2024 के इकोनॉमिक सर्वे के चीजों को आप फिस्कल पॉलिसी के क्या प्रोविजंस है, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या प्रोविजंस है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, ये सब चीजों तो हम लोग पढ़ते थे। लेकिन अब क्या है, चूंकि ऑप्शन देख रहे हैं आप और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए हमको वहां पे क्या करना होगा, डिटेल्स पढ़ना होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डिटेल्स पढ़ना होगा। तो इसमें हम आपको क्या सपोर्ट दे सकते हैं, चाहे जहां भी रहे, पटना रहे, दिल्ली रहे, कहीं पे भी रहे, वहां से आपको ऑनलाइन सपोर्ट क्लास के रूप में आपको दे सकते हैं। और यह सपोर्ट होगा क्या, जो इकोनॉमिक्स सर्वे का एक डिटेल्स वीडियो, एक्सप्लेनेटरी वीडियो आपको मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, एक सीरीज के फॉर्म में वह आपको मिल जाएगा और यहां से आप अपना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, केंद्र सरकार के गैर योजनाबद्ध नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, यह भी फिस्कल पॉलिसी से है। फिस्कल पॉलिसी जो हमारा राजकोषीय नीति होता है, उसमें जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, हालांकि क्लासिफिकेशन खत्म हो गया लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आप देखेंगे जो गैर, जैसे ब्याज भुगतान पहला ऑप्शन ही इसका आंसर है। जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है, ब्याज भुगतान होता है, वह क्या होता है, मंथली एनुअली होता है। वह क्या है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होता है। बाकी देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर जो एक्सपेंडिचर होते हैं वह प्लान्ड एक्सपेंडिचर का पार्ट है। एग्रीकल्चर पर जो एक्सपेंडिचर होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो पहला ऑप्शन ही क्या होगा इसका, इंटरेस्ट पेमेंट, इसका सही आंसर होगा। तो यह भी टॉपिक आपका कहां से है, फिस्कल पॉलिसी का। बड़ा ही कन्वेंशनल टॉपिक है, यह आसान टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर
14 क्या कह रहा है। चलिए, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में, तो यह भी ग्लोबलाइजेशन, यह भी स्टैटिकल क्वेश्चन है, कहीं कोई यहां पे ये क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। लेकिन आसान क्वेश्चन में भी बहुत सारा बच्चा गलती क्या है, क्या गलती क्या है देखिए। वैश्वीकरण और भारत के इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, और यही गलती कर बैठा है। सत्य नहीं है, इसने वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का विस्तार किया है, सत्य है यह, इसलिए यह इसका आंसर नहीं होगा। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा है, एफडीआई जो मैंने बोला है अभी थोड़ा देर पहले, वह इनफ्लो बढ़ा है, यह भी सही है, इसलिए इसका यह आंसर नहीं है। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक हुई, अगर यहां पे यही सेम स्टेटमेंट होता, निर्यात और आयात में दोनों वृद्धि हुई है, तो यह स्टेटमेंट हमारा फिर यह आंसर नहीं होता। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, निर्यात में वृद्धि मींस क्या, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स आयात में वृद्धि से अधिक है, ग्रेटर देन द इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। आयात में जो है नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा आयात बढ़ा है, जो आयात अधिक है, निर्यात तुलनात्मक रूप से निर्यात भी बढ़ा है, लेकिन आयात की तुलना में निर्यात क्या है, कम है। इंपोर्ट हमारे अधिक है और एक्सपोर्ट क्या है, कम है। इसलिए तो हमारा ट्रेड डेफिसिट सभी कंट्री के साथ, मैक्सिमम देशों के साथ हमारा क्या है, व्यापार घाटा है, और यह व्यापार घाटा क्या है, यही होता है। तो यहां पे यह स्टेटमेंट क्या है, गलत है, और यह गलत है तो यही पूछ रहा है, सत्य नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट चूज करने को कह रहा था, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, यह होगा। अब यहां पे बच्चे बहुत सारे गलत किए, इसको भी सही मान लिए। क्यों सही मान लिए, निर्यात आयात दोनों में वृद्धि हुई है, कहेगा हुई है, एग्जैक्टली हुई है, लेकिन यहां पे लास्ट में लगा दिया क्या, अधिक है, इसको कंसीडर ना करते हुए डी ऑप्शन मार दिया, जिस कारण से ऐसे बच्चों का रिजल्ट 3 मार्क्स से एक बच्चे का रिजल्ट छूटा। बहुत अच्छा स्टूडेंट, मेंस इंटरव्यू देने वाला, बैक टू बैक इंटरव्यू देने वाला, एक बच्चे का 2 मार्क्स से छूटा। तो ये जो 1-2 मार्क्स का मामला है वह ऐसे ही गड़बड़ होता है, जहां हम लोग डिटेल्स में नहीं पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स का यह क्वेश्चन का पैटर्न जो आप देख रहे होंगे, यह बड़ा ही स्टैंडर्ड पैटर्न है। यह लगता लास्ट क्वेश्चन था, कोई बात नहीं है, हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, इसको बाइंड अप करते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में कुछ बदलाव में क्या है, सबसे मेजर चेंज जो अगर एक लाइन में बोला तो वह लेंथ को लेकर के है। क्वेश्चन में ऑप्शंस बड़ा है, लेकिन जहां बड़ा है वहीं पे कुछ छुपा हुआ है। छुपा क्या है, वहीं पे आपको ऑप्शन में ही आंसर है। मैक्सिमम जगह आपने देखा होगा, जिस क्वेश्चन का लेंथ बड़ा था वहां पे आंसर खोजना आसान था। जो क्वेश्चन आसान था वह क्वेश्चन गलत होने की संभावना हमारी अधिक थी, जैसे लास्ट क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया था, यहां पे इसके गलत होने के क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, इसके गलत होने की संभावना हमारी क्या है, अधिक है। फिर बदलाव जो नहीं हुआ है इसको मैं डिस्कस करना, टॉपिक सेम है, जैसे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते थे तो वह टॉपिक सेम है, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते थे तो वह टॉपिक सेम है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते तो वह टॉपिक सेम है, इंटरनेशनल इन्फ्लेशन टॉपिक पढ़ते तो टॉपिक सेम है, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है नहीं पूछेगा, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछे, लेकिन यह जरूरी है, यह कंपल्सन है, जो क्वेश्चन वहां से भी अगर होंगे तो वह कॉन्सेप्चुअल होंगे और उसके लेंथ क्या होंगे, ऐसे होंगे, और उसमें भी आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड और आईक्यू से आपको आंसर निकालना होगा। तो हमारा यह जो इकोनॉमिक्स को लेकर के आप लोग का कंसर्न था, सर इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रहा, सारे सब्जेक्ट तो हो जा रहे हैं लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए क्या करें, तो इकोनॉमिक्स आपके डिमांड पे यह इकोनॉमिक्स का सीरीज हमने स्टार्ट किया है। ज्योग्राफी का सीरीज पैरेलल चल रहा है, उसके बैक टू बैक वीडियो जाते रहेंगे, इकोनॉमिक्स का सीरीज पैरेलल चलेगा और सेपरेट एक करंट अफेयर्स का सीरीज पैरेलल चलेगा। कहीं से भी चल हो सकती है क्लास, दिल्ली से भी हो सकती है, ऑनलाइन क्लास है, लैपटॉप से हो सकता है, अगर जहाँ क्लास ले रहे होते हैं वहाँ स्टूडियो अवेलेबल होता है तो स्टूडियो से क्लास ले लेते हैं आप लोगों का। अभी जैसे कि स्टूडियो से क्लास ले रहे हैं तो जहाँ मैं क्लास ले रहा हूँ वहीं पे यह क्लास है। तो इस तरह से चीज़ें जो है अलग अलग, चूंकि कोचिंग से मैं एसोसिएट हूँ तो जहाँ पे रहता हूँ वहीं पे मैं इसको अलाउ करवा लेता हूँ, अपने कंडीशंस में मैं अलाउ करवाता हूँ और ये क्लासेस होती हैं। तो इसी तरह से इस क्लास को, इस इकोनॉमिक्स के इस सीरीज को भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यह सीरीज प्रोबेबली रात के 8 बजे होगा, 8 बजे से ही जो होंगी, 8 बजे जो क्लासेस होंगी, आपकी जो सेशन होगा वह इकोनॉमिक्स बेस्ड ही होगा अभी, और इकोनॉमिक्स के कंप्लीट होने के बाद कोई और सेक्शन हम लोग लेके आएंगे और यह 70वीं बीपीएससी के एग्जाम तक चलता रहेगा। इसके साथ ही आज के सीरीज को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।